नमस्कार। आज मैं सुना रही हूँ शिव प्रसाद सिंह की कहानी नन्हों। चिट्ठी डाकिये ने दरवाजे पर दस्तक दी तो नन्हों सहुआइन ने दाल की बटुली पर यूं कलछी मारी जैसे सारा कसूर बटुली का ही है। हल्दी से रंगे हाथ में कलछी पकड़े वे रसोई से बाहर आई और गुस्से के मारे जली भुनी दो एक डग मारती ड्योढ़ी के पास पहुंची। कौन है रे? सहुआइन ने एक हाथ में कलछी पकड़े दूसरे से सांकल उतारकर दरवाजे से झांका तो डाकिये को देखकर धक्क से पीछे हटी और पल्लू से हल्दी का दाग बचाते एक हाथ का घूंघट खींचकर दरवाजे की आड़ में छिपकली की तरह सिमट गई। अपने की चिट्ठी कहाँ से आएगी मुंशी जी? पता ठिकाना ठीक से उचार लो, भूल चूक हो गई होएगी, वे धीरे से फुसफुसाई। पहले तो उनकी केवल कनगुरिया दिख रही थी जो आशंका और घबराहट के कारण छिपकली की पूंछ की तरह ऐंठ रही थी। नहीं जी, कलकत्ते से किसी रामसुभग साहू ने भेजी है, पता ठिकाना में कोई गलती नहीं। रामसु? अधकही बात को एक घूंट में पीकर सहुआइन यूं देखने लगी जैसे पानी का धक्का लग गया हो। कनगुरिया का सिरा पल्ले में निश्चेष्ट कील की तरह अड़ गया था। अपने की ही है मुंशी जी। मुंशी जी ने चिट्ठी आगे बढ़ाई। कनगुरिया फिर हिली। पतंगे की तरह फड़फड़ाती चिट्ठी को पंजे में दबोचकर नन्हों सहुआइन पीछे हटी और दरवाजे को झटके से भेड़ लिया। असगन के कोने में पानी रखने के चबूतरे के पास खड़ी होकर चिट्ठी को पढ़ा। रामसुभग आ रहा लिखा है चिट्ठी में। केवल 3 सतर की इबारत थी पूरी, पर नन्हों के लिए उसके एक एक अक्षर को उचारने में पहाड़ सा समय लग गया जैसे। चबूतरे के पास कलसी के नीचे पानी गिरने से जमीन नम हो गई थी। जौ के बीज गिरे थे जाने कब के, इकट्ठे एक में सटे हुए उजले हरे अखुए फूटे थे। नन्हों सहुआइन एक टक उन्हें देखती रहीं बड़ी देर तक। 5 साल का समय कुछ कम तो नहीं होता, लंबे लंबे 5 साल। पूरे 5 साल के बाद आज रामसुभग को भौजी की याद आई है। 5 साल में उसने एक बार भी कुशल मंगल का हाल नहीं दिया, एक बार भी नहीं पूछा कि भौजी जीती है या मर गई। जब अपना ही नहीं रहा हाल चाल लेने वाला तो दूसरा कौन पूछता है किसे? नन्हों सहुआइन ने चारपाई के पास से माची खींची और उस पर बैठ गईं। हल्दी सनी अंगुलियों के निशान कार्ड पर उभर आए थे जैसे किसी के शादी ब्याह का न्योता था। शादी ब्याह का ख्याल आते ही नन्हों सहुआइन की आंखें चलवे मछली सी चिलक उठी। जाने कितनी बार सोचा है उन्होंने अपनी शादी के बारे में। कई बार सोचा, इस दुखदाई बात को फिर कभी न सोचूंगी। जो भाग में न था उस पर पछतावा क्या। पर वह औरत क्या अपनी शादी पर न सोचे, और एक ऐसी औरत जिसकी शादी उसकी जिंदगी की दस्तावेज बन गई हो। जिंदगी सिर्फ उसकी गिरोह ही नहीं बनी, उसने तो नन्हों के समूचे जीवन को रेत भरी परती की तरह वीरान कर दिया। गांव की सभी औरतों की तरह नन्हों का भी ब्याह हुआ। उसकी भी शादी में वही हुआ जो सभी शादियों में होता है, बाजा गाजा, हल्दी सिंदूर, मौज उत्सव, हंसी रुलाई, सब कुछ वही। एक बात में जरूर अंतर था कि नन्हों की शादी उसके मायके में नहीं ससुराल में हुई। इस तरह की शादियां भी कोई नई नहीं हैं जो जिंदगी के इस महत्वपूर्ण मौके का भी उत्साह और इच्छा के बावजूद रंगीनियों से बांधने के उपकरण नहीं जुटा पाते। वे बारात चढ़ाकर नहीं, डोला उतारकर शादी करते हैं। इसीलिए नन्हों की शादी भी डोला उतार कर ही हुई, तो इसमें कोई खास बात तो हो नहीं गई। नन्हों का पति मिश्री लाल एक पैर का लंगड़ा था, पैदाइशी लंगड़ा। उसका दायां पैर जवानी में भी बच्चों की बाह की तरह ही मुलायम और पतला था। डंडा टेक कर फुदकता हुआ चलता। नाक नक्शे में कोई बुरा नहीं था, वैसे काला चेहरा उभरी हुई हड्डियों की वजह से बहुत वीरान लगता। घर में किराने की दुकान होती जिसमें खाने पीने के जरूरी सामानों के अलावा तंबाकू, बीड़ी, माचिस और ज़रूरत की कुछ सब्जियां भी बिकती। अक्सर सब्जियां बासी पड़ी रहती क्योंकि अनाज से बराबर के भाव खरीदने वाले अच्छे गृहस्थ भी मेहमान के आने पर ही इस तरह का सौदा किया करते। मिश्री लाल की शादी पक्की हुई
तो नन्हों का बाप बड़ा खुश था, क्योंकि मिश्री लाल के नाम पर जो लड़का दिखाया गया वह शक्ल में अच्छा और चाल चलन में काफ़ी शौकीन था। लंबे लंबे उल्टे फेरे हुए बाल थे। रंग वैसे सांवला था, पर एक चिकनाई थी जो देखने में खूबसूरत लगती थी। इसीलिए लड़के वालों ने जब जोर डाला कि हमें बारात चढ़ा के शादी नहीं सहती है, डोला उतारेंगे, तो थोड़ी मीन मेख के बाद नन्हों का बाप भी तैयार हो गया, क्योंकि इसमें उसका भी फायदा कम न था। खर्चे की काफ़ी बचत थी। डोला आया। उसी दिन हल्दी तेल की सारी रस्में बतौर टोटके के पूरी की गईं। उसी रात को बाजे गाजे के बीच नन्हों की शादी मिश्री लाल से हो गई। बाजों की आवाज़ें हमेशा जैसी ही खुशी से भरी थीं। मंडप की झंडियां और चंदोओं में हवा की खुशी भरी हरकतें भी पूर्ववत थीं, पर नन्हों अपने हाथ भर के घूंघट के नीचे आंसुओं को सुखाने की कितनी कोशिश कर रही थी, इसे किसी ने न देखा। एक भारी बदसूरत पत्थर को गले में बांधे वह वेदना और पीड़ा के अछोर समुद्र में उतार दी गई, जहां से उसकी सिसकियों की आवाज़ भी शायद ही सुनाई पड़ती। कहो भौजी, बाबा ने देखा तो मुझको, पर शादी हुई मिश्री भैया की। राम सुभग ने दूसरे दिन कोने में बैठी नन्हों से मुस्कुराते हुए कहा। अपना अपना भाग है, ऐसी चांद सी बहू पाने की किस्मत मेरी कहाँ है। भौजी मजाक के लिए बनी है, पर ऐसे मजाक का भी क्या जवाब। नन्हों की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे, जिन्हें वह पूरे 24 घंटे से लगातार रोके हुए थी। राम सुभग बिल्कुल घबरा गया। उसने दुखी करने के लिए ही चोट की थी, पर घायल सदा पंख समेटे शिकारी के चरणों में तो नहीं गिरता। कभी कभी खून की बूंदें भर गिरती हैं और पंक्षी तीर को सीने में समाये ही उड़ता जाता है। ठीक कहा लाला तुमने, अपना अपना भाग ही तो है, नन्हों ने कहा और चुपचाप पलकों से आंसुओं की चट्टानों को ठेलती रही। राम सुभग मिश्री लाल का ममेरा भाई है। अक्सर वह यहीं रहता है। एक तो इसलिए कि उसे अपना घर पसंद न था, बाप सख्ती से काम कराता, और आनाकानी की तो बूढ़े बाप के साथ दूसरे भाइयों का मिला जुला क्रोध उसके लिए बहुत भारी पड़ता। दूसरे, मिश्री लाल का भी इरादा था कि वह अक्सर यहाँ आता जाता रहे, ताकि उसे दुकान के लिए सामान वगैरह खरीदवाने में आसानी पड़े। राम सुभग के लिए मिश्री लाल का घर अपना जैसा ही था। उसने मिश्री लाल की शादी की बात सुनी तो बड़ा खुश हुआ था कि घर में एक औरत आ जाएगी, थोड़ी चहल रहेगी, और मुरव्वत में अक्सर जो उसे चूल्हा फूंकने का काम भी कर देना पड़ता, उससे फुर्सत मिल जाएगी। पर नन्हों को देखकर राम सुभग को लगा कि कुछ ऐसा हो गया है जैसा कभी सोचा न था। नन्हों वह नहीं है जिसे मिश्री लाल की औरत के रूप में देखकर उसे कुछ अड़चन न मालूम हो। वह काफ़ी विश्वास के साथ आया था नन्हों से बात करने, उसे जता देने कि राम सुभग भी कुछ कम नहीं है। मिश्री लाल का बड़ा आदर मिलता है उसे। यह घर जैसे उसी के सहारे टिका है, और भौजी के लिए राम सुभग सा देवर भी कहाँ मिलेगा। और शादी के पहले तो नन्हों के बाप ने उसे ही देखा था, पर जाने क्या है नन्हों की झुकी हुई आंखों में कि राम सुभग सब कुछ भूल गया। चारपाई के नीचे बिछी रंगीन सुहागी चटाई पर पैरों को हाथ में लपेटे नन्हों बैठी थी गुड़ी मुड़ी। उसकी लंबी बरौनियां बारिश में भीगी तितली के पैरों की तरह नम और बिखरी थीं, और वह एक टक कहीं देख रही थी। शायद मन के भीतर बालियों से लदी फसल से ढके लहराते हुए एक खेत को, जिसमें किसी ने अभी अभी जलती हुई लुकाठी फेंक दी है। राम सुभग बड़ी देर तक वैसे ही चुप बैठा रहा। वह कभी आंगन में देखता था, कभी मुंडेरे पर। वह चाहता था कि इस चुप्पी को नन्हों ही तोड़े, वही कुछ कहे, अपने मन से ही जो कहना ठीक समझे, क्योंकि उसके कहने से शायद कुछ बात ठीक बने, ना बने, पर नन्हों तो कुछ बोलती ही नहीं। ब्याह के दूसरे दिन के रस्म रिवाज पूरे हो रहे थे। कुमारी डाल में अक्षत सिंदूर लेकर गांव की तमाम सतियों के चौरे पूज आई थी, और मिश्री लाल की मृत माँ की ओर से वर वधू के लिए आशीर्वाद मांग आई थी। रात भर गाने से थकी हुई भाटी ने
अपने मोटे और भोंडे स्वरों में अब भी राम और सीता की जोड़ी की आशीषें गा रही थीं। कुछ बचे खुचे लोग एक तरफ बैठे खा रहे थे। पूर्वे पत्तल इधर उधर बिखरे पड़े थे। अच्छा भौजी, राम सुबह इस मौन को और न झेल सका, चुपचाप उठकर आंगन में चला आया। क्या बबुआ, भौजी पसंद आई? एक मनचली भाटिन ने मोटी आवाज में पूछा। हाँ हाँ, बहुत। राम सुबह इस प्रश्न की चुभन को भांप गया था। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, पर गर्दन ऊपर न उठ सकी। वह चुपचाप सिर झुकाए दालान में जाकर मिश्री लाल के पास चारपाई पर बैठ गया। उस समय मिश्री लाल दो एक नाते रिश्ते के लोगों से बातें कर रहा था। पीले रंग की धोती उसके काले शरीर पर काफी फब रही थी, पर उसके चेहरे की वीरानी में कोई अंतर न था। खुशी उसके चेहरे पर ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने जंग लगी चिपकी डिबिया में कपूर रख दिया हो। उसके दाहिने हाथ का कंगन एक मरे हुए मकड़े की तरह झूल रहा था। जाने क्यों आज राम सुबह को मिश्रीलाल बहुत बदसूरत लग रहा था। शादी के कपड़ों में कोई ऐसा भद्दा लगता है, यह राम सुबह ने पहली बार देखा। सुबह, मिश्रीलाल ने बातचीत से निपटकर दालान में एकांत देखकर पूछा। क्यों रे, भौजी कैसी लगी? सच कहना, अपनों से क्या दुराव? गया था ना? कुछ कह रही थी? नहीं तो, राम सुबह ने कहा। काफ़ी हंसमुख हैं। वैसे मायका छूटने पर तो सभी दुल्हनें थोड़े उदास रहती हैं। मिश्रीलाल अजीब तरीके से हंसा। अरे वाह रे शंभू, तू तो भाई दुल्हनें पहचानने में बेजोड़ निकला। उदास क्यों लगती है भला वह? किसी परिवार वाले घर में जाती, सास जेठानियों की धौंस से कलेजा फट जाता। दिन रात कांव कांव, यहाँ तो बस दो परानी है, राज करना है कि नहीं? हूँ। राम सुबह गर्दन झुकाए चारपाई के नीचे देख रहा था। उसने वैसे ही हामी भर दी जैसे उसने पूरी सुनी ही ना हो। मिश्री सा, दरवाजे से कमारी ने पुकारा। बाबा जी बुला रहे हैं, चौके पर कंगन छूटने की साइत बीत रही है। मिश्रीलाल धीरे से उठे और फुदकते हुए चौके पर जा बैठे। लाल चुनर में लपेटे गुड़िया की तरह उठाकर नन्ही को कमारी ले आई और मिश्रीलाल की बगल में बिठा दिया। मिश्रीलाल की शादी हुए एक सतवारा बीत चुका था। इस बीच जाने कितनी बार राम सुबह नन्हों के पास बैठा। नन्हों के पास बैठने में उसे बड़ी घुटन महसूस होती। उसे हर बार लगता कि वह गलती से आ गया। उसका मन हर बार एक अजीब किस्म की उदासी से भर जाता। वह सोचता कि अब उसके पास नहीं जाऊंगा, जो होना था सो हो गया, पर उसका जी नहीं मानता। नन्हों ने इस बीच मुश्किल से उससे दो चार बातें की होंगी, कभी शायद ही उसकी ओर देखा होगा, पर पता नहीं उन झुकी हुई बरौनियों से घिरी आंखों में कैसा भाव है कि राम सुबह खिंचा चला आता है। वे आंखें कभी नहीं देखती उसे, कहीं और देखती हैं, पर उनका इस तरह देखना राम सुबह के मन में आंधी की तरह घुमड़ उठता है। वह बार बार सोचता है कि शायद नन्हों के बाप के सामने वह दूल्हा बनकर न खड़ा होता तो आज नन्हों यहाँ न होती। झुकी हुई पलकों से घिरी इन आंखों की पीड़ा उसी की पैदा की हुई है। वह दोषी है, वही अपराधी है। राम सुबह इसीलिए नन्हों के पास जाने को विकल हो उठता है, पर पास पहुंचने पर वह विकलता कम नहीं होती। उसकी माँ ने बहू को मुंह दिखाई देने के लिए 2 रुपए न्योता के भेजे थे, पर नन्हों को देखकर उसकी हिम्मत न होती कि वे रुपए माँ की ओर से उसे दे दे। वह बाजार से सिल्क का एक रुमाल भी खरीद लाया, रुपए उसी में बांध लिए, पर रुमाल हमेशा उसकी जेब में पड़ा रहा। वह उसे नन्हों को न दे सका। क्यों लाला, इतने उदास क्यों हो? एक दिन पूछा था नन्हों ने। यहाँ मन नहीं लगता? भाई भौजाइयों की याद आती होगी। नहीं तो उदास कहाँ हूँ, तुम जो हो, राम सुबह ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मैं तो हूँ ही, पर लाला मैं तो दुख की साझीदार हूँ। सुख कहाँ है अपने पास जो दूसरों को दूँ? उदासी में पली, उदासी में ही बढ़ी।
जन्मी तो माँ मर गई, बड़ी हुई तो बाप को बोझ बनी। मैं भला दूसरे की उदासी क्या दूर कर सकूंगी? देखो भौजी, राम सुभग ने पूरी साझेदारी से कहा, जो होना था वह हो गया। दिन रात घुलते रहने से क्या फायदा? कुछ खुश रहा करो, थोड़ा हंसा करो। नन्नो मुस्कुराने लगी। अच्छा लाला, तुम कहते हो तो खुश रहा करूंगी, हंसूंगी, पर बुरा न मानना, बेबान के काम में थोड़ी देर लगती ही है। उस दिन राम सुभग बड़ा प्रसन्न था। सिर का भारी बोझ हट गया, जैसे किसी ने कलकते हुए कांटे को खींचकर निकाल दिया। नन्नू का मुस्कुराना भी गजब है। वह सोच रहा था, उदास रहेगी तब भी, मुस्कुराएगी तब भी। हर हालत में जाने क्या है उसके चेहरे में जो राम सुभग का मन उचाट देता है। गांव में घूमता रहे, बाजार से सौदा लाता रहे, लोगों के बीच में बैठकर गप्पे हाँकता रहे। नन्नों के चेहरे की सुध आते ही एक रस सूत झटके से टूट जाता है। सोई सतह में लहरें वृत्ताकार घूमने लगती हैं। सन्नाटे में जैसे मंदिर के घंटे की अनुगूंज झंझना उठती है। चैती हवा में गर्मी बढ़ गई थी। उसमें केवल नीम की सुवासित मंजरियों की गंध ही नहीं, एक नई हरकत भी आ गई थी। उसकी लपेट में सूखी पत्तियां, सूखे फूल, पकी फसलों की टूटी बालियां उड़कर आंगन में बिखर जाती। दोपहर में खाना खाकर मिश्रीलाल दनाल में सो जाता और राम सुबह बाजार गया होता या कहीं घूमने। नन्नू घर में अकेली बैठी सूखे पत्तों का फड़फड़ाना देखती रहती। उसके आंगन के पास भी खंडहर में नीम का पेड़ था। ऐसे दिनों में जब नीम हरी निबोरियों से लग जाता, वह ढेर सी निबोरियां तोड़कर घर ले आती और उन्हें तोड़ तोड़कर ताजे दूध से गालों पर तरह तरह की तस्वीरें बनाती। शीशे में ठीक ऐपन की पुतली मालूम होती। रामलीला में देखा था, राम और सीता बनने वाले लड़कों के गालों पर ऐसी ही तस्वीरें बनती थी। हवा का एक तेज झोंका आया, किवाड़ झटके से खड़खड़ाया। देखा, सामने राम सुभग खड़ा था, मुस्कुराता हुआ। भौजी, वह पास की चारपाई पर बैठ गया। एक गिलास पानी पिला दो, बड़ी प्यास लगी है। कहाँ गए थे इतनी धूप में? नन्नू उठी और आंगन के कोने में चबूतरे पर रखी गगरी से पानी ढाल कर ले आई। जाने क्या हो गया था उस दिन राम सुभग को कि उसने गिलास के साथ ही नन्नू की बांह को दोनों हाथों से पकड़ लिया। एक झटके के साथ बांह कांपी और सांप की तरह ऐंठ कर सुभग के हाथों से छूट गई। गिलास धप्प की आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। शर्म नहीं आती तुम्हें? नन्नू सांपिन की तरह फुफकारती हुई बोली। बड़े मर्द थे तो सबके सामने बांह पकड़ी होती। एक तो स्वांग किया, दूसरे के एवज तने थे। खूबसूरत दिखाकर ठगहारी की। अब दूसरे की बहू का हाथ पकड़ते शर्म नहीं आती? मैं तो भौजी तुम्हें यह देने आया था। राम सुभग ने रुमाल निकाला जिसकी खूंट में 2 रुपए बंधे थे। क्या है यार? नन्नू ने गुस्से में ही पूछा। मुंह दिखाई के रुपए हैं, कई बार सोचा देने को पर दे न सका। उसने रुमाल वहीं चारपाई पर रख दिया और लड़खड़ाता हुआ बाहर चला गया। सारा आंगन झूले की तरह डोल रहा था। गांव की गलियां, दरवाजे जैसे उसकी ओर घूर रहे थे। उसी दिन वह अपने गांव चला गया। 2 महीने बीत गए, राम सुभग का कोई समाचार न मिला। मिश्रीलाल कभी उसकी चर्चा भी करता तो नन्हों को चुप देख 1-2 बातें चलाकर मौन हो जाता। दुकान के लिए सारी चीजें राम सुभग ही खरीद कर लाता था। उसके न होने से मिश्रीलाल को बहुत तकलीफ होती थी। किसी लड्डू, टट्टू या बैल वाले से सामान तो मंगवा लेता था, पर चीजें मनमाफिक नहीं मिलती और उनके साथ बाजार जाकर चीजें खरीदने में उसे काफी दिक्कत भी होती। दोपहर के वक्त जबकि सूरज सिर पर तपता होता, लू में डंडे के सहारे टेकता, पसीने से लथपथ किसी तरह वह घर पहुंचता। इस तरह की आवाजाही में एक दिन उसे लू लग गई और बिस्तर पर गिर पड़ा। नन्नू ने आम के पन्ने पिलाए, हाथों और पैरों में भुने आम की लुगदी भी लगाई,
पर ताप कम न हुआ। पीड़ा के मारे वह छटपटाता रहा। नन्हो घर से निकलती न थी। किसी से मदद मांगना भी मुश्किल था। उसने कमारी को बुलाकर राम सुभग के गांव भेजा। कहलाया कि कुछ सोचने विचारने की जरूरत नहीं है, खबर मिलते ही जल्दी से जल्दी चले आवे। 3-4 घड़ी रात गए राम सुभग मिश्री लाल के दरवाजे पर पहुंचा तो वहां काफी भीड़ थी। भीतर औरतों के रोने की चित्कार गूंज रही थी। बाहर मिश्री लाल का शव रखा था। नन्हो विधवा हो चुकी थी। राम सुभग मिश्री लाल के क्रियाकर्म में लग गया। नन्हो से कुछ पूछने की उसे फुर्सत ही न मिली। कभी सामने नन्हो दिख भी गई तो उसमें इतना साहस न हुआ कि सांत्वना के 2 शब्द भी कह सके। कांच की चूड़ियां भी किस्मत का अजीब खेल खेला करती हैं। नन्हो जब इन्हें पहनना नहीं चाहती थी तब तो ये जबरदस्ती उसके हाथों में पहनाई गई, और अब इन्हें उतारना नहीं चाहती तो लोगों ने जबरदस्ती उसके हाथों से उतरवा दिया। कार परोजन के घर में इतनी फुर्सत ही कहाँ थी कि नन्हो बैठ जाती, परंतु कभी कभी दोपहर में 1-2 घड़ी फुर्सत मिलती तो वह अपनी उसी सुहागी चटाई पर बैठकर चुपचाप आंगन में देखा करती। राम सुभग उसके इस देखने के ढंग से इतना परेशान हो जाता कि कामकाज के बीच में भी नन्हो की वे तिरछी आंखें उसके हृदय को बेंधने लगती। आंगन में इधर उधर आने जाने में वह घबराता। कभी नन्हो पर नजर न पड़ जाए इसलिए गांव के दूसरे लोगों को काम सौंपकर वह बाहर के कामों में सुबह से शाम तक जुटा रहता। क्रियाक्रम बीत जाने पर वह घर में कम ही बैठ पाता। अक्सर सौदा सामान खरीदने बाजार निकल जाता या खाली रहा तो गांव में किसी के दरवाजे पर बैठा दिन गुजार देता। कई महीने बीत गए। बरसात आई और गई। पानी सूख गया। बादलों का गिरना बंद हो गया। बौछारों से टूटी जर्जर दीवारों के घाव भर गए। नई मिट्टी से सज संवर कर वे पहले जैसे ही प्रसन्न मालूम होती। ऐसा लगता जैसे इन पर कभी बौछार की चोट न पड़ी हो, कभी इनके तन पर ठेस न लगी हो। उस दिन चमटोली में गादी लगी थी। कार्तिक की पूनों को हमेशा यह गादी लगती। बीच चौकी पर सतगुरु की तस्वीर फूल मालाओं से सजाकर रखी हुई थी। अगरबत्तियों के धुएं से चमरौटी की गंदी हवा भी खुशबूदार हो गई थी। कीर्तन मंडली बैठी हुई थी। गांव की औरतें, बूढ़े, बच्चे इकट्ठे होकर भजन सुन रहे थे। जो तुम गिरिवर तऊ हम मोरा, जो तुम चंदा हम भय हैं चकोरा, माधो तुम तो रहु तो हम नहीं तोरी हैं, तुम सो तोर कवन सो जोरी हैं। काफी देर तक कीर्तन चलता रहा। नन्हो लौटी तो उसके मन में रैदास की गीत की पंक्तियां बार बार गूंजती रही। तुम तो रहु तो हम नहीं तोरी हैं, वह धीरे धीरे गुनगुना रही थी। दालान का दरवाजा राम सुभग ने बंद कर रखा था। सांकल खटखटाई तो उसने आकर दरवाजा खोला। इतनी रात को इस तरह तुम्हारा गली गली में घूमना ठीक नहीं है भाऊजी। जाने कहाँ का साहस आ गया था उसे। राम सुभग दरवाजा बंद करते हुए बोला। हूं। नन्हो ने और कुछ न कहा। मैं तुम्ही से कह रहा हूं। नन्हो एक झटके के साथ घूमी। राम सुभग के चेहरे पर उसकी आंखें इस तरह टिकी थीं मानो बेध कर भीतर घुस जाएंगी। इतनी कलक होती तो पहले ही ब्याह कर लिया होता। इस तरह डांट रहे हो लाला जैसे मैं तुम्हारी जोरू हूं। खबरदार फिर कभी आंख दिखाई तो। राम सुभग माथा पकड़कर बैठ गया। गुस्से और ग्लानि के मारे उसका सारा बदन जल रहा था, पर मुंह से एक शब्द भी न निकला। उसने चादर खींचकर मुंह ढाक लिया और भीतर ही भीतर उफनता उबलता रहा। और तब से 5 बरस बीत गए। आज पहली बार राम सुभग की चिट्ठी आई है कि वह कलकत्ते से गांव आ रहा है। ये 5 बरस जाने नन्हो ने कैसे बिताए हैं। राम सुभग उसी रात को लापता हो गया। रोते रोते नन्हो की आंखें सूज गईं। मेरा कोई न होगा, मैं अकेली रहने के लिए ही जन्मी हूं। वह अपने को धिक्कारती, कलपती। कभी मन पूछता, पर इसमें मेरी क्या गलती थी। मैं तो गादी देखने भर चली गई थी। कौन नहीं गई थी वहां
मैंने क्या कर दिया था ऐसा? हाँ, गलती जरूर थी। मैं विधवा हूँ। उत्सव तमाशे मेरे लिए नहीं हैं। बबुआ नहीं है क्या? दूसरे दिन शाम को कमारी ने पूछा था। देखो दुल्हन, मेरी बात मानो, सुबह से ब्याह कर लो। तुम्हारी जात में यह मना भी नहीं है। कब तक ऐसे रहोगी? चुप रह, नन्नू ने उसे बरस दिया था। दूसरे ही क्षण शर्म से गड़ गई थी। जाने क्यों लोग मन के छुपे राज को भांप लेते हैं। जिसे जितना छिपाओ उसे उतनी ही जल्दी लोग खींचकर सामने कर देते हैं। चुप तो रहूंगी दुल्हन, पर पछताओगी। ऐसा दूल्हा हाथ ना आएगा। वह जिंदगी भर तुम्हारे लिए कुंवारा नहीं बैठा रहेगा। ऐसा मौका हमेशा नहीं आता। तुम्हारे बाबूजी ने उसी को देखा था। मिश्री लाल से तो धोखे में ब्याह हुआ। मैं कहती हूं चुप कर। नन्नों की आंखें डबडबा आईं। मेरी जिंदगानी में धोखा ही मिला है तो उसे कौन मेट सकता है? कमारी सकपका कर चुप हो गई। आंसुओं की धार संभालना उसके वश के बाहर था। वह चुपचाप दरवाजा भेड़ कर चली गई। नन्नो चाची, नन्नो चाची, दुकान से कोई लड़का चीख रहा था। नन्नो माची पर से उठी और दुकान की ओर लपक कर चली। क्या है रे, क्यों चीख रहा है ऐसे? यह देखो, किसना बेर लेकर भाग रहा है, जन्नू ने हकलाते हुए कहा। वह ललचाई आंखों से लाल लाल बेरों से भरी टोकरी को देख रहा था। अच्छा, भाग रहा है तो भागने दे। तू भी ले ले और भाग यहां से। हल्ला मत मचाओ यहाँ। लड़के जेबों में बेर भरकर खिलखिलाते हुए बाहर चले गए। नन्नू ने दरवाज़ा बंद कर लिया और रसोई में चली गई। कलकत्ते की गाड़ी शाम 7 बजे के करीब आती थी। नन्नू आंगन में चारपाई डाले लेटी थी। झिलंगी चारपाई थी मूंज की। पैरों में रेशों की चुभन अजीब लगती। हवा पहले जैसी सर्द न थी। हल्की गर्मी गुलाबी रंग की तरह हर झकोरे में समाई हुई थी। नन्नू के खुले हुए काले बाल सिरहाने की पाटी से जमीन तक लटके हुए थे। वह चुपचाप नीले आसमान के तारों को देख रही थी। आंगन की पूर्वी दीवार की आड़ से शायद चांद निकल रहा होगा, क्योंकि उजला उजला ढेर सा प्रकाश मुंडेरे की छाजन पर मिट्टी की पटरियों से टकराकर चमक रहा था। सांकल खड़की। भौजी। सुबह 5 साल के बाद लौटा था। नन्नू ने दरवाजा खोला। सुबह था सामने। अंधेरे में उसे देखती रही। आ जाओ। पंखुड़ियों के चिटकने जैसी आवाज सन्नाटे में उभर कर खो गई। दोनों बिल्कुल खामोश थे। राम सुबह आंगन की चारपाई पर आकर बैठ गया। एक अजीब सन्नाटा दोनों को घेर कर बैठ गया। खा पीकर राम सुबह जब सोने के लिए अपनी चारपाई पर गया तो माची खींचकर नन्नू उसके पास ही बैठ गई। क्यों बाबू, बहुत दिनों के बाद सुधली? नन्नू ने ही बात शुरू की। बहुत दुबले हो गए हो, बीमार तो नहीं थे? नहीं तो, राम सुबह बोला। 5 साल तक भुलाने की कोशिश करता रहा भौजी, पर भूलता नहीं। मैंने कई बार सोचा कि चलकर तुमसे माफ़ी मांग लूं, पर हिम्मत न हुई। अब कि मैंने तय किया कि जो कहना है कह ही जाऊं। मैंने अनजाने में गलती कर दी भौजी। मैं नहीं जानता था कि मेरी तनिक सी गलती इतना फल देगी। मैंने जो कुछ किया मिश्री भैया की खुशी के लिए, पर कसूर तो है ही, चाहे वह जैसे भी मन से हो। राम सुभग ने जमीन पर देखते हुए कहा, मेरे कसूर को तुम ही माफ कर सकती हो। कसूर कैसा लाला? तुम जिसे कसूर कहते हो वह मेरे भाग्य का फल था। तुम समझते हो कि बाबूजी को कुछ नहीं मालूम था? मालूम तो उन्हें भी हो गया जब डोला भेजने की बात हुई। बिगड़ने वाली बात को सभी पहले से ही जान लेते हैं बाबू। जिसके पास बल है उसे नहीं होने देते, जो कमजोर है उसे धोखा कहकर छिपाते हैं। बाबू को सब मालूम हो गया था, पर अच्छे घर के लिए जो चाहिए वह बाबू कहाँ से लाते? इसमें तुम तो एक बहाना बन गए। तुम्हारा क्या कसूर है इसमें? नन्नों ने आंचल से आंखें पोंछ ली।
राम सुबह बेवकूफ़ की तरह आंखें फाड़कर अंधेरे में नन्हों को देखता रहा। अच्छा बाबू, तुम थके हो, सवेरे बातें कर लूँगी। नन्हों उठकर अपने घर में चली गई। राम सुबह 3 दिन तक रहा। 3 दिनों में शायद ही एक बार गांव में घूमने गया हो। दिन रात नन्हों से बातें करना ही उसका काम था। दुनिया भर की बातें, कलकत्ते की, बाप की, माँ की, भाइयों की, भौजाइयों की। नन्हों राम सुबह को एकदम बदली हुई लगती। उसकी आंखों में अब पहले जैसी तीखी चमक नहीं थी। उसके स्थान पर ममता और स्नेह का जल भरा था। अब वह एक टक सुनसान कोने में नहीं देखती थी, पर बरौनियों में नमी अब भी पहले जैसी ही थी। नन्हों को इस नए रूप में देखकर सुबह का मन नई आशा से भरने लगा। तो क्या यह सब हो जाएगा? क्या भाग्य की गणना फिर सही हो जाएगी? पर नन्हों से कुछ कह पाना उसके लिए सदा ही कठिन रहा है। वह आज भी पिछली 2 घटनाओं को भूला नहीं था, पर नन्हों भी तो ऐसी पहले न थी। आज नन्हों को फिर पुरानी बातें याद आ रही हैं। रैदास के गीत की पंक्ति न जाने क्यों बार बार याद आने लगी है। जो तुम तो रहू तो हम नहीं तोरी हैं, तुम सो तोर कवन सो जोरी हैं। वह खुश है, प्रसन्न है, पर राम सुबह को चैन नहीं। शायद चलने की बात करूं तो वह कुछ खुल के कहेगी। इसी आशा में उसने सुबह ही कहा, भौजी अब मैं गांव जाऊंगा, आज रात वाली गाड़ी से। क्यों बाबू, मन नहीं लग रहा है? मन तो लग रहा है, पर अच्छा ठीक है। राम सुबह इस उत्तर से कुछ समझ न सका। वह मन मारे अपने कमरे में बैठा रहा। शायद चलते वक्त कुछ कहे, शायद फिर लौट आने के लिए आग्रह करे। शाम को अपना सामान बांधकर जब सुबह तैयार हुआ तो नन्हों अपने घर से निकल कर आई। तैयारी हो गई लाला? हाँ। नन्हों ने आंचल से हाथ निकाला और राम सुबह की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, यह तुम्हारा रुमाल है लाला। राम सुबह काठ की तरह निश्चेष्ट हो गया। पर इसे तो मैंने मुंह दिखाई में दिया था भाभी। बाबू ने तुम्हारा मुंह देखकर अनदेखा सुहाग सौंपा था। तुम्हारी माँ ने उसी के अमर रहने के लिए रुपए दिए थे आशीर्वाद में। बड़ों ने जो दिया उसे मैंने माथे पर ले लिया। मैं कमजोर थी बाबू, भाग्य से हार गई। पर आज तो मैं अपने पैरों पर खड़ी हूं। आज मुझे तुम हारने मत दो। तुम्हारा रुमाल मेरे पांव बांध देता है, इसी से लौटा रही हूं लाला, बुरा न मानना। राम सुबह ने धीरे से रुमाल ले लिया। नन्हों उसका जाना भी न देख सकी। आंखें जल में तैर रही थीं। दिए की लौ जटामासी के फूल की तरह कई फांकों में बट गई। नन्हों ने किवाड़ तो बंद कर लिया, पर सांकल न चढ़ा सकी। धन्यवाद। कहानी को लाइक करें और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे सभी कहानियाँ आपको समय पर मिल जाएं।